तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को डिफाइन किस तरह से करते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट के भीतर द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, किसी मटेरियल का जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है वो होता है द रेशियो ऑफ किसका, शियरिंग स्ट्रेस टू शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वही होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। और हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को जो है नॉर्मली ईटा से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होगा वो बराबर होगा किसके, शियरिंग स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन के। अब हमें यह समझना है कि हम शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन किसे कहते हैं, लेकिन इसे समझने से पहले हम यह देख लेते हैं कि हम शियरिंग किसे कहते हैं। तो इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है कुछ इस तरह से, और ये जो सिलेंडर है इसका यहां पे जो लेंथ है, चलिए मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है वो है L, और इस सिलेंडर का जो एरिया है वो मान लेते हैं कि A है। और आप ये मान लें कि ये जो निचला सिरा है इसका ये फिक्स है, और जब फिक्स है हम इस पे जो है हम इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाएंगे टेंजेंशियल F। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये जो सिलेंडर है इसमें एक डिफॉर्मेशन आ जाएगा कुछ इस तरह से, और इस तरह के डिफॉर्मेशन को हम कहते हैं शियर्ड होना। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, चलिए नाम दे देते हैं F। और यहाँ पे ये जो इसका निचला सिरा है ये जो है ये फिक्स्ड है, ये जो निचला सिरा है ये अभी यहाँ पे मान ले कि ये फिक्स है, फिक्स्ड है। अब यहां पे जो है अगर इसमें एक डिफॉर्मेशन आया है तो ऑब्वियसली इसमें एक स्ट्रेस होगा, और हमें पता है कि स्ट्रेस जो होता है वो बराबर होता है रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय जिस एरिया पे वो लगाया गया है फोर्स, और जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो हमारे ही द्वारा लगाए गए फोर्स के बराबर होता है। तो यहां पे जो शियरिंग स्ट्रेस होगा, यहां पे जो शियरिंग स्ट्रेस होगा, शियरिंग स्ट्रेस ये बराबर होगा F डिवाइडेड बाय ये जो फोर्स है जिस एरिया पे लगाया गया है, ये फोर्स इस एरिया पे लगाया गया है इसके टॉप वाले सरफेस पे। तो ये जो एरिया है ये है A, तो यहां पे हम लिखेंगे A। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि ये जो फोर्स है ये टेंजेंशियली लगाया गया है, इसलिए हम इसे जो है एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जो कि होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। इसे जो है कहा जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब देख लेते हैं कि शियरिंग स्ट्रेन कितना होगा। तो जो शियरिंग स्ट्रेन होगा वो देखें, वो जो इसका टॉप वाला सरफेस है वो कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो इसका जो टॉप वाला सरफेस है वो डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ पे इतना कुछ डिस्प्लेस हुआ है। तो मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको कि ये जो टॉप वाला सरफेस है ये कुछ इतना डिस्प्लेस हुआ है। चलिए नाम दे देते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हुआ है X, और यहाँ पे ये जो लेंथ है मतलब इसका ये जो टॉप वाला सरफेस है वो नीचे वाले सरफेस से जो दूरी है इसमें जो वो है L। तो जो शियरिंग स्ट्रेन होगा, जो शियरिंग स्ट्रेन होगा वो कितना होगा देख लेते हैं। शियरिंग स्ट्रेन इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लेयर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लेयर डिवाइडेड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस। मतलब ये जो वाला लेयर है जो डिस्प्लेस्ड हुआ है ये फिक्स्ड सरफेस से कितना दूर है। तो यहां पे इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड सरफेस। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है X, तो यहां पे होगा X डिवाइडेड बाय ये जो सरफेस है टॉप वाला वो फिक्स्ड वाले सरफेस से कितना दूर है वो है L, तो यहां पे हम लिखेंगे L। यहां पे इस तरह से देखें, जब यहां पे डिफॉर्मेशन हुआ है तो यहां पे एक एंगल बना है, चलिए नाम दे देते हैं ये जो एंगल है ये हुआ है थीटा, और इस एंगल को कहा जाता है शियरिंग एंगल। तो यहां पे जब ये एंगल थीटा बनेगा तो यहां पे देखें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो हम इस तरह से ये लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा टेंजेंट ऑफ थीटा के, टेंजेंट ऑफ थीटा के। तो हम यहां पे लिख देंगे tan ऑफ थीटा।
तो यहां से जो है ये जो थीटा है ये ज्यादातर केसेज में बहुत बहुत कम होता है। तो जब थीटा बहुत कम होगा, when theta is very small, when theta is very small, when theta is very very small, तो इस तरह के केसेज में जो tan थीटा होगा वो इक्वल टू होगा थीटा के। तो जो सीयरिंग स्ट्रेन होगा वो देखिए कितना होगा, जो सीयरिंग स्ट्रेन होगा, सीयरिंग स्ट्रेन जो होगा वो बराबर होगा tan ऑफ थीटा के, जो कि बराबर होगा थीटा के जब थीटा बहुत छोटा होगा। तो ये हो गया सीयरिंग स्ट्रेन और ये हो गया सीयरिंग स्ट्रेस। अब इन दोनों वैल्यू को जो है हम यहां पे पुट करेंगे तो हमें यहां से जो है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मिलेगा। तो चलिए रख देते हैं इसमें। तो यहां से हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मिलेगा, हम इसके जगह पे लिखेंगे एफ डिवाइडेड बाय ए और पूरे का डिवाइडेड बाय सीयरिंग स्ट्रेन कितना है वो है थीटा। तो हम यहां पे लिखेंगे थीटा और हम इसी को आगे लिख देंगे कुछ ऐसा कि एफ डिवाइडेड बाय ए इंटू थीटा के। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और इसका एक और नाम है, ये जो आपको दिख रहा है इसका एक और नाम है, इसे कहा जाता है शियर मॉडुलस। तो इसे जो है कहा जाता है शियर मॉडुलस, इस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका जो है एसआई यूनिट क्या होगा। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा, एसआई यूनिट जो होगा वो होगा कितना, एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो यहां पे न्यूटन डिवाइडेड बाय ये जो ए है, ये तो एरिया है और एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ये जो थीटा है ये यूनिटलेस होता है, मतलब इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन में होता है। तो ये जो है ये यूनिटलेस होगा क्योंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, सीयरिंग स्ट्रेन का मुझे कहना चाहिए, कोई यूनिट नहीं होता है। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसी को हम एक और नाम से डिनोट करते हैं जो कि होता है पास्कल। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का यूनिट। बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो पे। तो इस पॉइजन्स रेशियो को समझने के लिए मान लेते हैं कि एक तार है कुछ इस तरह से और ये जो तार है इसका यहां पे ये जो लेंथ है वो हमने मान लिया कि इस तार का ये जो लेंथ है वो है L। और साथ ही साथ हमने ये मान लिया कि इस तार का यहां पे ये जो डायमीटर है, ये जो यहां पे डायमीटर है ये हमने मान लिया कि वो है D। सो यहां पे इसका जो डायमीटर है ये हमने माना ये है D। अब हम क्या करते हैं, हम इस तार पे जो है दोनों ही तरफ से सेम फोर्स अप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अब जब दोनों ही तरफ से इसे खींचा जाएगा, इस पे फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तो इस फोर्स के कारण होगा ये कि ये जो तार है ये इलांगेटेड हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसका जो लेंथ है ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ गया, क्योंकि हमने जो है इस पे जो है फोर्स अप्लाई किया ऊपर और नीचे दोनों ही डायरेक्शन में F। तो ऊपर भी हमने फोर्स F अप्लाई किया और मान लिया हमने कि नीचे में भी जो है उतना ही फोर्स F अप्लाई किया। और इसका जो लेंथ है ये हमने माना कि बढ़ के अब हो गया है L प्लस डेल्टा L। यहां पे डेल्टा L जो है हमने माना कि वो इंक्रीज कर गया, L प्लस डेल्टा L हो गया। डेल्टा L जो है यहां पे बढ़ गया इसका लेंथ। और साथ ही साथ आप ये देखें कि यहां पे इसका ये जो डायमीटर है इस तार का ये घट रहा है, लेंथ बढ़ रहा है लेकिन डायमीटर घट रहा है। तो हमने मान लिया कि अब यहां पे इसका ये जो डायमीटर है ये है D माइनस डेल्टा D। यहां पे डेल्टा D जो है ये घट गया इतना। तो यहां पे देखिए दो तरह के स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक तो हो रहा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो कि यहां पे लेंथ में चेंजिंग हो रहा है और दूसरा जो है इसके डायमीटर में चेंजिंग आ रहा है। इस स्ट्रेन को हम कहते हैं लैटरल स्ट्रेन। यहां पे ये जो डायमीटर में चेंजिंग हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि यहां पे जो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कितना होगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये बराबर होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ जो है वो है डेल्टा L। सो डेल्टा L डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ है L। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब चलिए देख लेते हैं कि लैटरल स्ट्रेन कितना होगा।
तो यहां पे जो लैटरल स्ट्रेन होगा, लैटरल स्ट्रेन ये बराबर होगा चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। तो जो यहां पे चेंज इन डायमीटर है वो है डेल्टा डी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर। ओरिजिनल डायमीटर है टी, लेकिन यहां पे ये जो डायमीटर है ये घट रहा है, सो यहां पे जो है हम एक निगेटिव साइन अपेंड करेंगे क्योंकि यहां पे डायमीटर जो है ये घट रहा है। तो अब जो है हम इस लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का ये जो वैल्यू है इसे हम पुट करेंगे यहां पे। तो यहां से जो है हमें पॉइजन्स रेशियो पता चल जाएगा। तो यहां पे जो पॉइजन्स रेशियो होगा, पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन कितना है, वो है माइनस डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी। सो यहां पे माइनस डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी, और पूरे का यहां पे डिवाइडेड होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो कि है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहां पे डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। अब ये जो एल है ये जो है यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस डेल्टा डी के साथ। तो यहां से आगे हमें मिलेगा, यहां से जो हमें आगे मिलेगा वो होगा पॉइजन्स रेशियो इक्वल टू माइनस डेल्टा डी इंटू एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल इंटू टी। तो ये हो गया पॉइजन्स रेशियो किसी सब्सटेंस का। अब चलिए देख लेते हैं कि इस पॉइजन्स रेशियो का रेंज कितना होता है। तो इस पॉइजन्स रेशियो का जो रेंज होता है ये होता है 0.2 से लेकर के 0.4 तक, 0.4 तक ये जो होता है ये होता है प्रैक्टिकली। सो ये पाया गया है प्रैक्टिकली। फॉर एग्जाम्पल स्टील के लिए जो होता है, सो स्टील के लिए ये जो पॉइजन्स रेशियो होता है ये होता है 0.19, और टंगस्टन के लिए जो होता है, टंगस्टन के लिए ये जो पॉइजन्स रेशियो होता है ये होता है 0.2, और आयरन के लिए जो होता है, सो आयरन के लिए जो होता है ये पॉइजन्स रेशियो ये होता है 0.26। तो ये होता है इसका रेंज। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।